आप हमसे प्रश्न मत कीजिए कि भाई जाति कैसे खत्म होगी, आप लाए हो। आपसे सवाल बनता है कि जाति कैसे खत्म होगी। हम तो इसको खत्म कर रहे हैं, हम तो निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। सवाल आपसे होना चाहिए कि आपने क्या किया अभी तक इस जाति को खत्म करने के लिए। सवाल ब्राह्मणवादी वर्ग से होना चाहिए। ब्राह्मणवादी वर्ग में हर वो वर्ग आता है जो ब्राह्मणवाद को मानता है। मेरा वर्ग अगर ब्राह्मणवाद को मानता है तो वही ब्राह्मणवादी वर्ग है। दलित अगर ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानता है तो ऐसा नहीं है कि दलित ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं मान सकता। और लोग बोलते हैं कि नागपुर संघ का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, पर बार बार यहाँ पे दीक्षा भूमि में आके बार बार नागपुर में एकत्रित होकर हमें अपना आधा आसमां, अपनी आधी ज़मीन को रिक्लेम करना है। हमें बार बार यहाँ पे आना है और बताना है कि ये गढ़ आपका नहीं, ये गढ़ हमारा है। हम नागपुर में हैं। नागपुर आरएसएस के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर कुछ ही दूरी पर शस्त्र पूजा भी होती है। तो क्या नहीं लगता कि दीक्षा भूमि पर यहाँ खड़े होकर बातचीत करने से बजाय अमन को उस शस्त्र पूजा में होनी चाहिए था? शस्त्र के आगे झुकता कौन है? पूरी दुनिया तो बुद्ध के आगे झुकी है, बुद्ध के आगे समर्पण है। कौन शस्त्र चलाने वाला बुद्ध से बड़ा बना है इस देश में? एक ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा है जो सबको बांटता है, और जिस तरीके से उसने शोषण किया है लगातार इस देश की सबसे बड़ी आबादी का सालों दर साल, उसके विरोध में उन्होंने दीक्षा भूमि में यहाँ पे आके समर्पण दिया अपना बुद्ध को और इस विचारधारा को, और हमें एक विचारधारा दी, हमें एक विरासत दी जिसको आज हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं यहाँ पे आऊँ, और अब से मैं हर साल यहाँ आया करूँगा और हर साल भीमा कोरेगांव भी जाया करूँगा। मुस्लिम समाज जो है वो अपना जो रहनुमा है, अपना सर्वे सर्वा, वो तो कांग्रेस को मानता है। कांग्रेस को आप कह रहे से मानता है, वो कांग्रेस को भी नहीं मानते। वो ये देखते हैं से जिधर अपनी पार्टी अपनी पहचान हुआ उधर वो चले जाते हैं। माहौल जो बनाया जा रहा है, मुसलमान कहने की अपनी बात को कहने से डरता है। हम काफी लोगों से बात नहीं, मुसलमान कभी डरा नहीं अल्लाह के सिवा, क्योंकि जिसने पैदा किया हर इंसान को और उसी के पास जाना है। नागपुर के दीक्षा भूमि में पूरे देश और दुनिया से लोगों की आने की बात तो अमूमन तौर पर आपने सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है क्या इसी नागपुर के दीक्षा भूमि में सिर्फ शेड्यूल कास्ट समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग आते हैं? ये सवाल बार बार किया जाता है और बड़े पैमाने पर जानकारी में भी यही है कि शेड्यूल कास्ट से ताल्लुकात रखने वाले लोग ही इस नागपुर के दीक्षा भूमि में आते हैं। मैं कुछ लोगों से आपसे मुलाकात करवाऊंगा कि वो शेड्यूल कास्ट तो नहीं है लेकिन अम्बेडकराइट जरूर है, वो बुद्ध को जरूर फॉलो करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को वो जरूर मानते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो शख्स है उनके साथ हम बातचीत करवाएंगे। सर, क्या नाम है आपका, आपके बारे में बताएं। मोहम्मद सलाउद्दीन, उत्तर नागपुर प्रभाग 3 से मैं आता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर दीक्षा भूमि में आप आए हैं। दीक्षा भूमि में आने का आज धम्म क्रांति का महोत्सव है। बाबा साहब ने आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्यों आना हुआ आपका, क्या वजह है? मैं पार्टी से अधिकारी हूँ, तो मेरा पड़ता है समय समाज के, उनके समाज को भी दिखाऊं से मैं मुस्लिम समाज का रह के मैं आता हूँ। रह गया पार्टी का जब काम होगा, आपका समाज में कमी नहीं है और मेरे भी समाज में कमी नहीं है, रह गया सोया हुआ समाज है। थोड़े बहुत माने लालच की दुनिया में भाग रहे हैं, अपने समाज के पार्टी को लाओ और अपना सस्ता बहन मायावती के मने लाओ मैंने केंद्र में, तो उससे क्या होगा? मुस्लिम समाज जो है वो अपना जो रहनुमा है, अपना सर्वे सर्वा, वो तो कांग्रेस को मानता है। कांग्रेस को आप कह रहे से मानता है, वो कांग्रेस को भी नहीं मानते। वो ये देखते हैं से जिधर अपनी पार्टी अपनी पहचान हुआ उधर वो चले जाते हैं। कभी बीजेपी को भी देता है, कभी मुसलमान बीजेपी का वोट देता है, बाकी आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो देता है। ये डर से देता है कि किसी और कारण से? डर से तो मुसलमान डरता ही नहीं, अच्छा, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। क्योंकि बाकी इंसान आप भी है, हम भी है, डरेंगे। देश का माहौल जो बनाया जा रहा है, मुसलमान कहने की अपनी बात को कहने से डरता है। हम काफी लोगों से बात नहीं, करते हैं। मुसलमान कभी डरा नहीं अल्लाह के सिवा, क्योंकि जिसने पैदा किया हर इंसान को और उसी के पास जाना है, तो इंसान से क्यों डरना? पार्टी तो इस दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए क्या है? तो इसलिए अगर इस दुनिया में समाज में रहना है तो इज्जत से रहो और इज्जत माने बांटो। अगर कोई बड़ा हो उसको इज्जत दो, छोटा है उसको इज्जत दो। इज्जत के सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी है, क्या कारण होगा? बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ और 22 प्रतिज्ञा ली। क्या सोच रहे इस पर? अब उनकी सोच उस टाइम की, उस दौर की बात अलग थी, अभी की दौर अलग है।
क्या फर्क लगता है फिर आपको? अभी उस दौर में पढ़े लिखे जो बाबा अम्बेडकर थे वो अलग व्यक्ति थे जो सबको जोड़ लिए। आज मैंने जो भी बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नेता बनूंगा, मुझे चाहो, तो इसीलिए देश माने कहते हैं जिस देश में नेता जाते वो देश की खराबी होता है। मतलब जो समाज के प्रति जिम्मेदारी थी पढ़े लिखे वर्ग की वो नहीं निभा पा रहा, ये कह रहे हैं? नहीं निभा पा रहा है ना। हर इंसान सोचता है मैं पढ़ा लिखा हो गया, मुझे नेता समझो। तो जब सभी नेता ही बन जाएगा तो देश को कौन चलाएगा? ये मेरा सोच है, और भी इंसान का क्या सोच है वो तो वही जाने। हाँ, और एक युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। जो क्या नाम है दोस्त? जी अमन रावत। किस समाज से ताल्लुकात रखते हैं? वैसे तो संवैधानिक तौर पर हम कैटेगरी पूछते हैं, आप बताइए। मैं क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखता हूँ और बुद्ध से मेरा जुड़ाव केवल सामाजिक रूप से या फिर एक आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि एक बुद्ध से मेरा जुड़ाव शायद से अगर मैं देखा जाए इस चीज़ को तो बुद्ध से मेरा जुड़ाव दलितों की वजह से ही है। क्योंकि कहाँ से आते हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ और फिलहाल अभी मैं दिल्ली में निवास करते हैं। तो पढ़ाई क्या चल रही है और ये जुड़ाव कहाँ से रहा? और सबसे पहली बात तो ये भी है कि दीक्षा भूमि आने का कैसा फैसला ले लिया? मेरी पढ़ाई मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी लॉ कंप्लीट की है पिछले साल और अभी मैं फ़िलहाल एडवोकेट हूँ दिल्ली में। और दीक्षा भूमि में मेरा आना इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगा कि यहाँ ये वही स्तंभ है जहाँ पे अंबेडकर ने ये दीक्षा भूमि वही स्तंभ है जहाँ पे अंबेडकर ने बुद्धिज़्म में कन्वर्जन नहीं, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया क्योंकि वो देखते हैं कि ये वही धर्म है जो सामाजिक और हर रूप से सबको समानता में देखता है, सबको एक सामान्य वर्ग के तौर पे देखता है। पर उसके विपरीत हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा है जो सबको बांटता है और जिस तरीके से उसने शोषण किया है लगातार इस देश की सबसे बड़ी आबादी का सालों दर साल, उसके विरोध में उन्होंने दीक्षा भूमि में यहाँ पे आके समर्पण दिया अपना बुद्ध को और इस विचारधारा को, और हमें एक विचारधारा दी, हमें एक विरासत दी जिसको आज हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं यहाँ पे आऊँ और अब से मैं हर साल यहाँ आया करूँगा और हर साल भीमा कोरेगांव भी जाया करूँगा। हम नागपुर में हैं। नागपुर आरएसएस के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर कुछ ही दूरी पर शस्त्र पूजा भी होती है। तो क्या नहीं लगता कि दीक्षा भूमि पर यहाँ खड़े होकर बातचीत करने से बजाय अमन को उस शस्त्र पूजा में होनी चाहिए था? शस्त्र के आगे झुकता कौन है? पूरी दुनिया तो बुद्ध के आगे झुकी है, बुद्ध के आगे समर्पण है। कौन शस्त्र चलाने वाला बुद्ध से बड़ा बना है इस देश में? बुद्ध राजा थे पर वो भगवान बन गए क्योंकि उन्होंने वो चीज़ करी जो किसी और राजा की या किसी और इंसान के बस में था नहीं। समानता देना, एक जागरूकता लाना और समाज को बदलना, वो बुद्ध की पहचान थी और वही विरासत उन्होंने हमें दी है। तो मुझे कोई तर्क दिखता नहीं है कि मैं शस्त्र पूजन में जाऊं, मुझे तर्क दिखता है कि मैं समर्पण दूं अपने बुद्ध के सामने और मैं समर्पण दूं अम्बेडकर के सामने। क्या सोच रहे हैं कि आज वर्तमान स्थिति में जो ताकतें मजबूत हो रही है, जो मनुवाद को, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना चाहती है और एक तरफ आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, एक इस चीज़ से ये चीज़ में दोहराया ही नहीं है कि ये जो अभी जो ये शासन है ये अभी का नहीं, ये सब जब से हमें आज़ादी मिली है तब से जो शासन अभी तक इस देश में रहा है वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा का है। ये शासन दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी और इस देश के सबसे बड़े तबके के विरोध में है और सारे तबकों को, जो सबसे हाशिए में बैठे हुआ तबका है, जो मार्जिनलाइज ऑफ द मार्जिनलाइज है, उन सबको एकत्रित होना पड़ेगा इस एक ताकत के खिलाफ। अगर वो इस समय एकत्रित नहीं होते तो हमारा जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने और बुद्ध ने देखा था उसको कई साल लग जाएंगे। तो हमें इस समय विभाजित ना होकर एकत्रित होना है, संगठित होना है। लेकिन विभाजन तो जातियों के नाम से इतना ज्यादा है, कैसे वो बुद्ध के इस विचार को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर पाएगी? ये चीज़ मैं कई लोगों से सुनता हूँ, खासकर मैं ब्राह्मण वर्ग से सुनता हूँ कि ओबीसी भी तो SC ST के प्रति वो करता है, आक्रोश व्यक्त करता है, उनको मारता है, पीटता है। पर वो खुद से ऐसा नहीं था ना। अगर उसके अंदर भी ब्राह्मणवादी विचारधारा या जातिवादी विचारधारा आ रही है तो वो आपकी दी हुई विचारधारा है। आप हमसे प्रश्न मत कीजिए कि भाई जाति कैसे खत्म होगी, आप लाए हो। आपसे सवाल बनता है कि जाति कैसे खत्म होगी। हम तो उसको खत्म कर रहे हैं, हम तो निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। सवाल आपसे होना चाहिए कि आपने क्या किया अभी तक इस जाति को खत्म करने के लिए। सवाल ब्राह्मणवादी वर्ग से होना चाहिए। ब्राह्मणवादी वर्ग में हर वो वर्ग आता है जो ब्राह्मणवाद को मानता है। मेरा वर्ग अगर ब्राह्मणवाद को मानता है तो वही ब्राह्मणवादी वर्ग है। दलित अगर ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानता है तो ऐसा नहीं है कि दलित ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं मान सकता। उसको भी सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है कि वो अपने से नीचे जाति ढूंढना, दूसरों के प्रति द्वेष रखना, महिलाओं का उत्पीड़न करना, वो सब ब्राह्मणवादी विचारधारा की ही नींव में है। हमें उसके विरोध में ही खड़ा होना है और इस देश का सारा जो माइनॉरिटी वर्ग है, सारा वर्ग जो हाशिए में है, सब उन सबको एकत्रित होना पड़ेगा इस विचारधारा को हराने के लिए। और लोग बोलते हैं कि नागपुर संघ का गढ़ है, RSS का गढ़ है, पर बार बार
यहाँ पे दीक्षा भूमि में आके बार बार नागपुर में एकत्रित होके हमें अपना आधा आसमां, अपनी आधी ज़मीन को रिक्लेम करना है। हमें बार बार यहाँ पे आना है और बताना है कि ये गढ़ आपका नहीं, ये गढ़ हमारा है। आपकी मौजूदगी शायद से 100 साल पुरानी होगी, पर हमारी मौजूदगी हज़ारों साल पुरानी है। तो वो चीज़ हमें बार बार इनको बतानी पड़ेगी और इनकी छाती पर चढ़ के बतानी पड़ेगी। अमन जब इस पूरे नज़ारे को देखता है, यहाँ पर उमड़े जनसैलाब को देखता है, क्या सोचता है, क्या उसके मन मस्तिष्क में चलता है? बहुत सुंदर नज़ारा। जब मैं देखता हूँ कि लोग कैसे एक भाव से, एक बुद्ध और अम्बेडकर के भाव से यहाँ पे आए हैं और एकत्रित हुए हैं, तो बहुत 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 गौरवशाली महसूस होता है मुझे। और मैं अपनी क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को। और मैं याद करता हूँ भीमा कोरेगांव के शहीदों को। अभी भीमा कोरेगांव 2018 में जो लोग जेल गए हैं, उनके लिए उनकी रिहाई की भी हम मांग इसी प्लेटफॉर्म से भी करना चाहेंगे। और मैं याद करूँगा भीमा कोरेगांव के हर उस शहीद को। और जब मैं एक क्षत्रिय होने के नाते मैं इस चीज़ को इसलिए भी एम्फेसिस दूंगा कि भीमा कोरेगांव में लड़ने वालों में 6 क्षत्रिय भी थे जो इस पेशवाई शासन के खिलाफ लड़े थे। तो क्या मैं उनको मानूँ या मैं उन लोगों को मानूँ जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के अभाव में आके दलितों मुसलमान के सर पे डंडा मार रहे हैं? क्या मैं वीपी सिंह को मानूं जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा रखी, जिन्होंने वही लाइन जो बुद्ध और अंबेडकर ने स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाया? या फिर मैं उन चुनिंदा नेताओं में मानूं जो बैठे हुए हैं, ठाकुरवाद के हवाला देते हैं और जो मीडिया जो हमें इतना विरोध में है, हमारे क्षत्रियों के भी विरोध में है कि वो इस तरीके से हमें दिखाती है। हमारे कभी वो वीपी सिंह को नहीं पढ़ाएगी, मीडिया कभी वीपी सिंह के बारे में नहीं दिखाएगी, इस देश का ढांचा कभी वीपी सिंह के बारे में बात नहीं करेगा, उसके नाम पे इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है वीपी सिंह के बारे में बात होगी तो क्षत्रिय थोड़ा सेंसिटाइज होगा, वो समझ लाएगा कि हमारे समाज से भी ऐसा व्यक्ति निकला है और निरंतर निकलते हुए आए हैं। बुद्ध हमारे समाज से निकले हैं, वीपी सिंह हमारे समाज से निकले, वो चाहते नहीं है हम उनकी विचारधारा में बढ़े, तो वो कभी इनके नाम पर इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, कभी इन लोगों को भारत रत्न नहीं देंगे, कभी इनको सम्मान नहीं देंगे। तो तमाम जो हमारे जो लाखों लोग हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे व्यूवर्स है, जो देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आज के इस धम्म क्रांति महोत्सव के दिवस पर? मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था उन्होंने कि जो यहाँ का सबसे शोषित वर्ग है वो एक दिन शासन करेगा। शासन करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने से नीचे किसी को रखेगा, शासन करने का मतलब ये है कि उसके पास समान अधिकार रहेगा। आज अगर हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपरेखा से अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करना है जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस चीज़ का सपना देखा था, तो हमें सबसे पहले सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है और सबसे पहले हमें समझ पैदा करने की आवश्यकता है कि असल लड़ाई किसके विरोध में है और किस चीज़ के लिए है। उस लड़ाई को समझना है, इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना है। नहीं देखना है कि इस समय इस देश में अगर इस देश में इस समय कोई और ताकत भी है तो वो ब्राह्मणवाद विचारधारा को ही मानती है। इस समय अगर अडानी का जो एक इंपीरियल और एक कॉलोनियल और एक जो वो मतलब लोगों की ज़मीनें घेर रहा है और लोग कौन लोग हैं, वो इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी है, अगर उसकी ज़मीन भी घेर रहा है तो वो ब्राह्मणवादी विचारधारा ही उसको बैक कर रही है। तो हर लड़ाई जो हाशिए में रहने वाले व्यक्ति की जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के ही विरोध में है, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा ही हर उस लड़ाई को, हर उस डंडे को समर्पण देता है जो दलितों के सर में मारा जाता है। तो मेरा यही संदेश है कि सब एकत्रित होइए और अंबेडकर की वही बात याद रखिए कि एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो आप पहले संगठित होइए, संघर्षित होइए, आप पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्षित होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और ये बीते 2 दिनों से इस तरीके से ही आप देख पाएंगे। जहाँ तक जाएंगे लोगों का ही आपको नज़ारा दिखेगा, लोग ही लोग देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको नागपुर के इस दीक्षा भूमि के परिसर से, प्रांगण से आपको दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।